रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर सैटरडे को सुबह उन्होंने शुरू कराए से ओ पालन हारे निर्गुण और नारे तुमरे बिन हमरा कोई नहीं मुंबई इंडियंस के लिए। शाम को मुंबई इंडियंस मैच जीत गई, लेकिन आपको पता है क्यों जीती मुंबई इंडियंस? नहीं पता है वीपी, आपको पता है क्यों जीती मुंबई इंडियंस? पूरे सीजन पीपीपीडिया यहाँ रहे, स्टेडियम नहीं गए, एक मैच देखने गए स्टेडियम, मुंबई को जिताया, आरसीबी को क्वालिफाई कराया। आरसीबी फैंस थैंक यू भेज दीजिएगा। देखिए अगर इनका बस चलता ना ये तो बिल्कुल नहीं जाते, क्योंकि ये चाहते ही नहीं थे कि आरसीबी पहुंचे प्ले ऑफ तक, बिल्कुल नहीं। ये तो सिर्फ गए इसलिए कि वहां से ऑर्डर आया था कि आप आइए, क्योंकि हमें आपसे कुछ सवाल जवाब करने हैं। मेरी रील्स सारी निकाल के देख लीजिए, मेरे उसमें तो आरसीबी नंबर 2 पे थी शुरुआत से। ये बात पिछले साल ना नहीं इस सीजन तो हाँ, मतलब बहुत आरोप लगते हैं मेरे ऊपर झूठे कि मैं आरसीबी के लिए नहीं कर चाहता। मैं इसीलिए कह रहा हूँ मेरा जो खिलाड़ी जहाँ से निकाला जाता है ना उस टीम को तो बिल्कुल नहीं चाहता। मेरा कोई दायित्व बनता है ना जिस टीम के आखिरी टीम के लिए खेला हूँ। मैंने इंस्टाग्राम पे पोस्ट भी किया कि एमआई की टी शर्ट पहनी है, लेकिन मैं मास्क में रेड किया था, बिट ऑफ रेड करके कि विद एमआई टी शर्ट आई एम सपोर्टिंग आरसीबी। अच्छा, इससे ज्यादा क्या करूँ? यस फैंस थैंक यू। बहुत बारी अपने आप को कटघरे में खड़ा करके बोलना पड़ता है, नहीं जज साहब मैंने खून नहीं किया। ये था लाइक मैं ऐसे सिचुएशन में आगे कैसे आ जाता हूँ, मेरी समझ में नहीं आ रहा है कैसे आ जाता हूँ। आरसीबी भी ऐसी सिचुएशन में आती है, लेकिन वीपी अगर हम देखें पिछले कुछ सीजन से ऐसा ही रहा है, क्वालिफाई जरूर कर रहे हैं कंसिस्टेंटली, 3rd कंसेक्यूटिव प्लेऑफ क्वालिफिकेशन है, लेकिन पिछले 2 साल की कहानी नहीं दोहराना चाहेंगे। वो चौथे फिनिश करे थे 2020 में, एलिमिनेटर में हारे, 21 में भी तीसरे फिनिश करे लेकिन एलिमिनेटर में हारे। यहाँ जब आपको किस्मत का इतना बड़ा पुश मिला है तो उसको आप कैपिटलाइज करना चाहेंगे। देखिए वो कहानी दोहराते नहीं है, दूसरी टीम खुश हो जाती है कि हम एलिमिनेटर में आरसीबी से खेल रहे हैं, वो कहानी बिल्कुल नहीं दोहराते, वो बेहतर खेलने की कोशिश करते, बट दूसरी टीम का विश्वास इतना बढ़ जाता है कि हम लोग इस टीम के खिलाफ खेल रहे हैं कि चांसेस उनके 90% बढ़ जाते हैं कि हम लोग शायद जीत जाएंगे, क्वालिफाई कर जाएंगे। क्योंकि पहले तक तो यही था ना कि 2 ही तो खिलाड़ी हैं, भाई जो 2 ही खिलाड़ी जो तुम्हें हरा सकते हैं, अगर उन 2 खिलाड़ियों को काबू कर ले तो हम जीत गए। इस साल पहली बार ऐसा होगा, उनको लगेगा कि 2 नहीं है, शायद 4 खिलाड़ी हैं कि जो आपको मैच हरा सकते हैं, और उन 4 तो मैं सिर्फ बल्लेबाजों की बात कर रहा हूँ, उनमें गेंदबाज भी होंगे 2 ऐसे कि जो वो भी अपने दम पर मैच जिता सकते हैं। तो ये सबसे बढ़िया साल है। तो हम लोग कहते थे कि विचित्र साल है, कोविड आया, उस साल बैंगलोर कुछ भी कर सकती है, लेकिन उस साल सिर्फ क्वालिफाई किए, लेकिन एक्चुअली ये साल है कि बैंगलोर शायद झटका दे सकती है और ट्रॉफी जीत सकती है, क्योंकि ये टीम लगती है दिनेश कार्तिक के आने से डाउन द ऑर्डर कि हाँ ये दिनेश कार्तिक के ऊपर मैक्सवेल हैं, मैक्सवेल के ऊपर फैफ डुप्लेसी हैं, फिर कोहली हैं, पाटीदार हैं, तो ये सब बैट्समैन ना ज़रूर इन्होंने रन बनाए हैं, अपने दम पर एक मैच जिताया है, तो वो दमखम रखते हैं। बट पिछली बारों की तरह तो नहीं है कि सिर्फ 2 ही हैं, वो 2 आउट कर लिए तो आप जीत गए। इस बार वो नहीं है, कम से कम इस बार चांसेस अच्छे हैं। एक प्लेयर जो अंडर द रेडार इस टीम में से जो जा रहा है ना, वो है शाहबाज अहमद। Yes. आई थिंक कहाँ जा रहा है? मतलब जितने अंडर द रेडार बातें नहीं होती। अच्छा, अंडर द रेडार की मुझे लगा कि वो जा रहा है कहीं। नहीं, जितनी भी पार्टनरशिप्स हुई, जितनी भी हुई, हर बार उनका जैसे जो तेवतिया की देखा ना कि तेवतिया हर बार वो 4-5 बार नॉट आउट दिख रहा था, वहाँ पे भी अगर वो जब देखेंगे तो जितनी दिनेश कार्तिक की पार्टनरशिप हुई या मैक्सवेल ने कभी रन बनाए, उस सब में 2 बार दिनेश कार्तिक और शाहबाज अहमद थे। आई थिंक उनका कॉन्ट्रीब्यूशन ना बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि कभी जब टीम फंसती है तो एक लेफ्टी बैट्समैन को वो बीच में भेज देते हैं और वो वहाँ से टीम को निकाल के लेके आते हैं। आई थिंक इम्पोर्टेंट ये भी कि संजय बांगर के आने से, उनके हेड कोच बनने से उनकी जो थिंकिंग है वो भी तो बदली है, और फिर कप्तान बदले। विराट कोहली की एक थिंकिंग थी, एक प्लेयर 2-3 मैच में नहीं बनाता था तो उसको बाहर प्लेइंग 11 से कर देते थे, नया प्लेयर लाते थे। इस बार वो नहीं देखने को मिला है, कंसिस्टेंट रहे हैं। अगर एक ही सबसे कम चेंजेस में से एक ही प्लेयर मैंने देखा कि अनुज रावत खेले थे पहले कुछ मैच, फिर उनकी जगह पाटीदार आए हैं। उसके अलावा तो ऊपर नीचे ज़्यादातर सेम रहे हैं। बॉलिंग में ज़रूर बदलाव आए हैं, वो भी कि भाई फास्ट बॉलर नहीं खेला तो स्पिनर खिला लो, स्पिनर की जगह फास्ट बॉलर खिला लो, वो बदलाव आए। ऐसा नहीं है कि परफॉर्मेंस की वजह से बदलाव आए। तो आई थिंक ये एक बड़ा चेंज देखने को मिला बैंगलोर की टीम में संजय बांगर और फैफ डुप्लेसी की जोड़ी के आने से, क्योंकि ये 2 नहीं थे इससे पहले। तो हमने देखा है कि क्या होता था, तो बहुत सारे चिप एंड चॉप, क्या कहते हैं उसे, चॉपिंग एंड चेंजिंग बहुत होते थे विराट कोहली की कप्तानी में या दूसरे कोचेज में। तो वो इस बार कम हुआ है, क्योंकि विराट कोहली की खुद की एक स्टेटमेंट आई कि मैं उनको सलाह ज़रूर देता हूँ फैफ डुप्लेसी को, लेकिन वो बड़े हक से मना कर देते कि नहीं मैं इसके साथ नहीं जाऊँगा, मैं अपनी थिंकिंग के साथ जाऊँगा, जो कि एक अच्छा साइन है।
क्योंकि वरना विराट कोहली जितने बड़े प्लेयर हैं, अगर वो कुछ बोले प्लेइंग 11 में ये बदलाव कर लो, या वो ये बोले ऐसा कर लो, बॉलिंग चेंज या बैटिंग ऑर्डर ऐसा कर लो, तो दूसरे के ऊपर प्रेशर आ जाता है। कि अगर मैं अपना एक एग्जांपल दूं, जब मैं करंट खेल रहा था और संजय बांगर कोच थे और जॉर्ज बेली कैप्टन थे, तो वो जब मुझसे पूछते थे तो मैं अपने आप को हेजिटेट करता था कि अगर मैं बोलूँगा तो वो एक एक्स्ट्रा प्रेशर हो जाएगा आपके ऊपर कि यार ये जो बोल रहा है वो सही है, क्या करें या ना करें। तो इसलिए मैं बहुत कम इन्वॉल्व होता था उस टीम प्लेइंग 11 में या स्ट्रैटेजी में, क्योंकि एक प्लेयर को अगर ज़्यादा रिस्पेक्ट मिलती है और उसको बड़ा प्लेयर माना जाता है तो फिर वो आपके ऊपर एडिड प्रेशर डाल देता है। तो आई थिंक वो इस बार विराट कोहली जब बोलते हैं तो फैफ डु प्लेसी वो मानते नहीं है, या फैफ डु प्लेसी जो भी करते हैं तो वो प्रेशर उतना पड़ता नहीं है। तो ये इमेजिन कीजिए अगर फैफ डु प्लेसी जगह शायद कोई और कप्तान होते इंडियन प्लेयर, अगर विराट कोहली उसके पास जाते और बोलते तो उसको माननी पड़ती वो बात, वो चाहकर भी नहीं मना कर सकता। तो आई थिंक वो बहुत बड़ा फैक्टर हुआ है इस बार कि फैफ डु प्लेसी जिन्होंने साउथ अफ्रीका कप्तानी की है और संजय बांगर जो इंडियन टीम के साथ काफ़ी समय बिता के आए हैं और विराट कोहली के साथ भी थे उस समय, तो वो समझा सकते हैं या वो उनके साथ 1-on-1 बातें कर सकते हैं। ठीक है, आपने काम नहीं सुन लिया, बट हमें ये लगता है कि ये करना चाहिए, इसलिए हम ये कर रहे हैं, which is good sign। जी, टीम की फिलॉसफी जरूर बदली है, आरसीबी बदली सी दिख रही है, बट क्यों करे वो क्वालिफाई इस सीजन? आपसे पूछ रहा हूँ मैं, पूछा था ना हमने, जवाब नहीं दिया आपने। सारे जवाब वो देंगे, तू भी तो कुछ देगा। मैं तो सवाल पूछना काम है मेरा। अच्छा, मैं सवाल दे रहा हूँ, मैंने ऑप्शन दिए हैं, ऑप्शन दिखाता हूँ मैं। मैं सवाल करेंगे, खत्म होने दे हमारा प्रोग्राम। देखते हैं क्या कहा है आरसीबी फैंस ने, क्यों करे आरसीबी क्वालिफाई। उनके हिसाब से कार्तिक की शानदार फिनिशिंग को 60.4% वोट्स, फाफ की कैप्टनसी को 14.5, हसरंगा का जादू पर्पल कैप होल्डर हैं इस समय 15.7% और 9.4%। लेकिन वो जो सबसे बड़ा बार वहां पर है पीवी, दिनेश कार्तिक सच में रेवलेशन रहे और प्रेशर बहुत था उनके पास इस सीजन, क्योंकि एबी डिविलियर्स की जगह भर रहे थे। एबी डिविलियर्स आते थे, फिनिश करते थे, बड़ी बातें हो रही थी कि भाई कौन फिनिश करेगा एबी डिविलियर्स की जगह। ठीक है, उन्होंने कहा मैं करूंगा, चिंता मत कीजिए। देखिए, एबी डिविलियर्स तो उस तरह के प्लेयर कि उनकी जगह तो फील करना बहुत मुश्किल काम है, तो वो उसका प्रेशर अगर लेके खेलते तो इस तरह का प्रदर्शन भी नहीं कर सकते। लेकिन उन्होंने जिस तरह से टूर्नामेंट स्टार्ट होने से पहले उनके बहुत सारे स्टेटमेंट आए कि मुझे उस स्पेसिफिक जगह पे बल्लेबाजी करनी है और वहाँ पे मुझे किस तरह से खेलना है, तो उन्होंने प्रैक्टिस भी उस तरह से करी। तो ऑब्वियसली उसका बहुत बड़ा उनको डिफरेंस हो गया। और जब आप इतने सालों से खेल रहे हैं, आपके पास एक्सपीरियंस आ जाता है, तो और अगर शुरुआत में अच्छा एक आध मैच निकल जाता है तो फिर वो कॉन्फिडेंस आपके साथ कैरी कर जाता है। और मुझे हर बार वैसा ही लगता है, अगर आप में एबिलिटी है कि आप अगर कवर के ऊपर भी छक्का मार सकते हैं और फाइन लेग के ऊपर भी छक्का मार सकते हैं, तो फिर गेंदबाज को फिर आप गेंदबाज के माइंड के ऊपर खेल जाते हैं पूरा, उनको बहुत अंडर प्रेशर डाल देते हैं। इसीलिए आपको स्ट्राइक रेट जो यहाँ पे नज़र आ रही है वो वही है। यहाँ पर पुश चाहिए सलाह में, एक सलाह दीजिए आरसीबी को। पुश चाहिए, बिल्कुल सब कुछ चाहिए पुश। एक समय पार्थिव को ही पुश चाहिए था। पार्थिव ने साउथ अफ्रीका में इंडियन टीम में होते हुए कॉल कर रहे हैं कि वीरूपा यार मैं फर्स्ट डे अनसोल्ड हो गया हूँ। मैंने कहा तो कि मुझे यार अभी मैं खेल रहा हूँ, करंट इंडियन टीम में हूँ, मैं अनसोल्ड नहीं जाना चाहता। मैं कहा चिंता ना कर, कल तेरी बोली लगेगी भारी। तो अगर मैंने कहा अगर अगले दिन किसी ने नहीं खरीदा तो मैं खरीदूंगा, तो ये वादा किया था। बट मुझे क्या पता, मुझसे पहले वादा ये किसी और से भी ले चुके थे। मतलब वो मुंबई इंडियन ने लिया उन्हें। नहीं आरसीबी ने। अच्छा मुंबई नहीं, आरसीबी। तो आरसीबी ने ले लिया उन्हें, तो मेरे अनुमानों भी पानी फिरेगा, क्योंकि मेरे पास विकेट कीपर नहीं था जी। तो मैं लेता इनको, बट मेरे से पहले आरसीबी लेके चलेगी, क्योंकि मुझे पता था कि इतने पैसे बचा के रखूंगा तो पार्थिव पटेल मिल जाएंगे, क्योंकि बेस प्राइस भी काफी हाई था इनका। अरे ऐसे ही थोड़े ही मीडिया है हमारे। आई थिंक सलाह तो हम लोग क्या दे सकते हैं, हम ये कहते हैं कि फियरलेस क्रिकेट खेलें। जिस तरीके से मैक्सवेल खेलते हैं ना, उस तरीके से फियरलेस क्रिकेट खेलेंगे तो शायद रिजल्ट इनके फेवर में रहेंगे। क्योंकि हमने देखा है विराट कोहली ओपनिंग करते हैं, अगर सेट होते तो टाइम ज़रूर लेते हैं। मतलब पिछले मैच में भी 40 गेंदों पे वो 45-50 रन बनाते हैं, अगर उस समय आउट हो जाते तो ख़राब लगते, लेकिन उसको वो फियरलेस में बदल दें तो शायद अच्छा रहेगा।